तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ सिंगल वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ resultant intensity of superposition wave intensity is directly proportional to the square of amplitude. Radius is 2a cos phi by 2. ये उसका स्क्वायर. तो intensity is directly proportional to the square of amplitude. तो यहाँ पे सिंगल वेव का इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिशन वेव I is directly proportional to a square. But a क्या है हमारा 2a cos phi by 2. तो 2a cos phi by 2 हमें लेना पड़ेगा. तो उसके लिए तो सुनो मैं क्या सब्जी बच रही है और सब्जी ले ऐसे क्या देते मतलब पास में ताड़ा सब दोनों मतलब खानी पड़ेगी मतलब कम पड़ेगी उस दिन रात में भूख उठ रहे दिन को दोनों खाने पड़ेगी. अरे माइक बंद कर ले नवीन. सॉरी तो ये इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है 2a cos phi by 2 होल स्क्वायर. तो अभी हमें दोनों का रेशियो लेना है. तो ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5. तो इक्वेशन 5 डिवाइड बाय 4. इक्वेशन 5 डिवाइड बाय इक्वेशन 4. तो I डिवाइड बाय I0 ये आएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर phi by 2 डिवाइड बाय a स्क्वायर. तो I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर phi by 2. तो I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर phi by 2 है. अब मैं आपको फेज डिफरेंस दिखा रहा हूँ. फेज डिफरेंस इज पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा होगा. तब हमारा इंटेंसिटी देखो 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2. अब नील को मालूम होगा cos पाई बाय 2 कितना होता है 0. फिर ऐसा रखेंगे 4I0 cos स्क्वायर 2 पाई बाय 2 इज cos पाई. तो उसमें आएगा पाई 3 पाई 5 पाई ऐसा आएगा. तो इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाएगी. इट इज नोन एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जब फेज डिफरेंस हमारा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसा आएगा. तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपको लिखना है 4I0 cos स्क्वायर 2 पाई बाय 2. तो ये cos पाई हो जाएगा. cos पाई -1 उसका स्क्वायर +1 हो जाएगा. तो आपका इंटेंसिटी 4I0 हो जाएगा. फिर आप 4 पाई रखोगे तो यहाँ पे 2 पाई आएगा और cos 2 पाई इज 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 4I0. तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी दोनों साथ में आ गई कंडीशन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो अभी हमें वापस एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि कब हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मिलेगा. ये तो हमने वैल्यू रख के कर दिया. तो आप यहाँ तक आ सकते हो. किसी को कोई प्रॉब्लम ये ना ये हमारा एम्पलीट्यूड था 2a cos phi by 2. इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ सिंगल वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. आपको मालूम है दो है हमने वेव्स लिए थे
a cos ओमेगा t, दूसरा लिया था a cos ओमेगा t प्लस पावर, दोनों के एम्पलीट्यूड a ही थे, तो इंटेंसिटी ऑफ सिंगल वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, फिर हमने क्या किया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिशन वेव इज I is directly proportional to a dash square, पर हमारा जो एम्पलीट्यूड है 2a cos 5/2 होल स्क्वायर, फिर हमने इक्वेशन 5 को 4 से डिवाइड किया, तो I by I0 is a 4a square cos square 5/2 upon a square, तो उसके हिसाब से ये हुआ 4I0 cos square 5/2। अब 5 पाई 3 पाई 5 पाई होगा, तो हमारी इंटेंसिटी वो 0 हो रही है, तो इट इज नोन एज अ डिस्ट्रक्टिव, और 2 पाई 4 पाई 6 पाई रखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव हो रही है। तो ये आपको लिखना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबको पता चल रहा है? ध्रुवीन, ऋषिकेश, चलो तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये इक्वेशन इंटेंसिटी का है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस will form at point G an interference leading to maximum intensity for maximum intensity five is 0 plus or minus 2 pi plus or minus 4 pi dash 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 ऐसा आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए constructive interference will be formed and getting maximum intensity.
तो वहां पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और दूसरा है when if the point G value is plus or minus 5 plus or minus 3 pi plus or minus 5 pi, interference will form and leading to zero intensity. So zero intensity is a destructive interference. तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये इंटेंसिटी इक्वेशन से आ रही है। अभी हम शुरू कर रहे हैं कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। तो आपको एंगल याद रखना पड़ेगा। अभी हम शुरू कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव यानी कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं और इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। किसी को मालूम है व्हाट इज ए कोहेरेंट सोर्सेस? किसी को मालूम है व्हाट इज ए कोहेरेंट सोर्सेस? व्हाट इज इनकोहेरेंट सोर्सेस? हाँ સર કોહેરન્ટ એટલે જેમાં ઓમેગા સેમ હોય બંને સોર્સનું. જ્યાં ફેઝ ડિફરન્સ કોન્સ્ટન્ટ રહે ને એ બધા જ એવું કહેવાય કે કોહેરેન્ટ સોર્सेस. એક એક્ઝામ્પલ આપો, સપોઝ આ વેવ છે 2 પાઈ પર છે તો આ વેવ 0 પર છે. સપોઝ આ 4 પાઈ પર જાય તો આ 2 પાઈ પર જાય. તો બંનેના જે ફેઝ ડિફરન્સ છે each and every time the phase difference does not change. It is called as the coherent source. Coherent sources માં આપણે બીજું એક એડ કરીશું એમ્પ્લિટ્યુડ આર ધ સેમ. કારણ કે આપણે એમ્પ્લિટ્યુડ કેન્સલ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ડિસ્ટ્રક્ટિવ મળે છે અને કન્સ્ટ્રક્ટિવ માં ડબલ મળે છે તો ઇન્ટેન્સિટી આપણને એમ્પ્લિટ્યુડ ડબલ થાય છે, ઇન્ટેન્સિટી 4 times greater than that because of I is 4I0 cos square भाग by. तो उसके लिए हमें कंडीशन रखनी पड़ेगी कि हाउ टू गेटिंग कोहेरेंट सोर्सेस. कोहेरेंट सोर्सेस रियल लाइफ में कैसे मिल सकते हैं? तो कोहेरेंट सोर्सेस में ही हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकता है. इनकोहेरेंट सोर्सेस में क्या होता है? फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है और उसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होने के कारण सब जगह पे लाइट आ जाए. एक एग्जांपल, मेरे वहां क्लास में अभी ये क्लास में 2-3 ट्यूबलाइट है तो यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है लाइटिंग डिसलाइटिंग अंदर होगा फिर लाइट आ गई फिर बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. आप प्रैक्टिकल में जाओगे ना तो आपको एक ही सोर्स दिया है सोडियम सोर्स, तो उसमें आपको कोहेरेंट सोर्स मिलता है पर यहाँ रियल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों की इंटेंसिटी, दोनों के फेज डिफरेंस ईच एंड एवरी टाइम इट विल बी वेरी. हर बार ये दोनों मेरे साथ कोइंसाइड होते हैं तो यहाँ पे लाइट आती है. यहाँ पे ऐसा नहीं है थोड़ा पार्ट अंदर होगा फिर वापस लाइट आ गई फिर वापस लाइट बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं. तो ये सब हमें पता नहीं होता है. तो वो सब यहाँ पे अंदर आता है, किसी भी जगह पे नहीं है. दोनों लाइट आ रही है, तीनों लाइट आ रही है तो ये उसका फेज डिफरेंस ईच एंड एवरी टाइम सेम नहीं होता है. तो हम जहाँ पे रूम में रीडिंग करते हैं वहां पे भी ऐसा ही होता है. इट इज नॉन कोहेरेंट सोर्सेस. तो आपके घर पे जो ट्यूबलाइट है इट इज नॉन कोहेरेंट सोर्सेस. कोहेरेंट सोर्सेस को गेन करना पड़ता है. कैसे लाना है वो अभी हमें शुरू करना है. तो ये आपको पता चलेगा फेज डिफरेंस ऐसा होगा ना तो कंस्ट्रक्टिव होगा और 3 पाई 5 पाई 7 पाई होगा
जैसे डिस्ट्रक्टिव होगा, इंटेंसिटी 0 हो जाए। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। If a light source having constant initial phase difference or their phase difference their phase difference does not change with the time, then this source is called coherent sources. हमारे वहां कोहेरेंट सोर्सेस कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज नील है ना, 12th में स्टडी कर रहा है अभी, और शायद उसका ब्रदर है, वो शायद 9th में होगा, सपोज 3 साल का गैप। तो अभी नील फर्स्ट ईयर में आएगा तो वो 10th में आ जाएगा, नील सेकंड में आएगा तो वो 11th में आ जाएगा। उसका मीनिंग ये फेज डिफरेंस उनके बीच का हर टाइम कांस्टेंट रहता है, इट इज नोन एज ए कोहेरेंट सोर्सेस। जब ऐसा कुछ हुआ, गलती से कुछ हो गया कि कोई पर्सन फेल होगा तो फेज डिफरेंस बढ़ गया, इट इज कॉल्ड एज इनकोहेरेंट सोर्सेस, बिकॉज हर टाइम पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता है, तब इट इज कॉल्ड एज इनकोहेरेंट सोर्सेस। ये सिंपल लैंग्वेज में पता चल रहा है। जैसे अंकित है, अंकित का कोई ब्रदर है, तो अंकित अभी 12th में है, उसका ब्रदर कॉलेज में है, सपोज 3rd ईयर में, तो अभी वो 4th में जाएगा, तो ये अंकित फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, यानी उसका फेज डिफरेंस ऐसे मेंटेन होना चाहिए, तो वो कोहेरेंट सोर्सेस। यदि कुछ गलती से कुछ कोई पर्सन फेल होगा तो फेज डिफरेंस बढ़ जाएगी, तो चेंज हो जाए। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये फेज डिफरेंस चेंज होने के कारण तो ये नॉन कोहेरेंट सोर्सेस बन जाए। और दूसरा चीज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, दोनों फेल हो गए तो फेज डिफरेंस तो सेम ही है, तो चलेगा, तो चलेगा। याद रखो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए कोहेरेंट सोर्सेस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। यानी दोनों फेल हो गए तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस तो सेम ही रहा, तो फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता है तो कोहेरेंट, फेज डिफरेंस हर बार चेंज होता है इनकोहेरेंट। तो ये फर्स्ट है, इफ a light source having constant initial phase difference or their phase difference does not change with the time, then this source is called as a coherent sources. In the interference pattern, in the interference pattern, in the interference pattern, the intensity at any point does not change. Intensity at any point does not change with the time. This type of interference is known as स्टेशनरी इंटरफेरेंस, उसको बोला जाता है स्टेशनरी इंटरफेरेंस।
तो in the interference pattern, intensity at any point does not change with the time. This type of interference is known as a stationary interference. तो ये stationary interference है कि वहां पे इंटेंसिटी किसी भी टाइम पे चेंज नहीं होगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे लाइट है, आज देखो तो भी ऐसा होगा, परसों देखो तो भी ऐसा ही होगा। तो ये है स्टेशनरी इंटरफेरेंस। वहां पे इंटेंसिटी जहां पे पहले है बाद में भी वो ही रहेगी, तो ये टाइम के साथ वेरी नहीं होगी, तो वो इंटरफेरेंस स्टेशनरी इंटरफेरेंस बन जाता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अभी आगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स थे, कौन से? S1 एंड S2, दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं किसी पॉइंट पे। वहां पे दोनों के बीच में जैसे डिस्ट्रक्टिव होता है या तो कंस्ट्रक्टिव होता है, तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव हुआ वहां पे लाइट हो गई, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। जहां पे लाइट कैंसिल हो गई, इंटेंसिटी जीरो हो गई, तो वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव मिला। तो वो चीज है जहां पे कंस्ट्रक्टिव ये रहा, डिस्ट्रक्टिव ये रहा, कंस्ट्रक्टिव वापस ये रहा। यहाँ पे लाइट है वो कंस्ट्रक्टिव है, लाइट नहीं है डिस्ट्रक्टिव है। ऐसा हमारी रूम में कभी भी नहीं दिखाई दे। वो कब? आप जैसे लैब में जाओगे ना, डार्क रूम में, वहां प्रैक्टिकल करोगे, वहां पे आपको दिखाई देगी। एक स्लिट की जगह पे आपको 40 स्लिट दिखाई देगी। तो वहां पे आपका जो सोर्स है ना, वो कोहेरेंट सोर्स है, और उसमें हम जो पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, इट इज नोन एज स्टेशनरी पैटर्न। स्टेशनरी पैटर्न में क्या होता है, जैसे अंकित ने प्रैक्टिकल किया, बाद में मैंने प्रैक्टिकल किया, मेरा आंसर अंकित की तरह आना चाहिए, तो वो स्टेशनरी पैटर्न, यानी उनके जो डिस्टेंस था वो आज किसी ने किया, कल किसी और का वहां प्रैक्टिकल है, उसका आंसर भी सेम आना चाहिए। इट डज नॉट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसी ने प्रैक्टिकल किया तो वो बोल रहा है मेरा आंसर ये है, कल मेरा आंसर वही आएगा क्योंकि वही इंस्ट्रूमेंट में यूज कर रहा हूं। क्लियर? तो ये इसलिए उसको बोला जाता है टेस्टेड इंटरफेरेंस। उसमें बार बार नहीं करना पड़ता। जैसे आज मैं एग्जाम लेने आया हूँ, मैंने प्रैक्टिकल देख लिया है, उसका आंसर मेरे पास है, तो वो कर रहा है, तो मुझे तो केवल चेक करना है कि उसका आंसर मेरे साथ मैच हो रहा है कि नहीं। मैच नहीं होता है तो मार्क कैंसिल हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जितना फार अवे रीडिंग आएगा उसका कैंसिल होता है, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिकल चेक होता है। तो ये आपको लिखना है, तो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। થવાનું છે બકા 7:15 7:10 સુધી। चलो ये लिख लिया है। ठीक पता चल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं इनकोहेरेंट सोर्सेस। तो इनकोहेरेंट सोर्सेस में क्या होता है, तो इंटेंसिटी वैरी विद टाइम, हर बार चेंज होती रहेगी। यहाँ पे लाइट मिला, यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि फेज डिफरेंस ऑलवेज चेंज विद टाइम। तो हियर फेज डिफरेंस between two source vary with the time। तो उस टाइम पे सब जगह पे लाइट एक
साथ में एक तरह से आएगी सेम लाइट। आपको मालूम है, आप जिस रूम में पढ़ाई करते हो वहां पे लाइट है तो आपका इंटेंसिटी हर जगह पे सेम रहता है। ऐसा तो नहीं होता है कि कहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गई। हाँ, एक ट्यूबलाइट है उसके नीचे पड़ोगे तो ठीक है, आप बहुत दूर चले जाओगे तो लाइट कम मिलेगी, पर इंटेंसिटी सब जगह पे एवरेज होती है। तो वहां पे एवरेज इंटेंसिटी कितनी होगी? तो अभी आपको ये मालूम है I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2, ये आपका इंटेंसिटी था। For non-coherent sources or incoherent sources, for incoherent sources, we getting average intensity in all point, सब जगह पे हमें इंटेंसिटी एवरेज मिलेगी। अब आपको ये पता नहीं है कितनी मिलेगी, तो आपको एवरेज ऐसे डिफाइन करना है जो हमने 7 चैप्टर में सीखा है। इंटेंसिटी ऑफ एवरेज ओवर वन पीरियड 4I0 cos square phi by 2, average intensity over one period, average intensity over a one period। तो अभी I 4I0 is a constant, constant is taken outside, cos square phi by 2 is cos phi by 2, ये तो आपको मालूम है ना। ये इक्वेशन है cos square थीटा is a 1 plus cos 2 थीटा by 2, ये cos square थीटा का 2 थीटा होता है तो ये 5 by 2 का 5 होता है, डबल। पता चल रहा है आपको? ये मैंने cos यस स्क्वायर सर। पाई बाय 2 का 1 प्लस cos पाई बाय 2 लिखा है। ऐसे हमारी मैथ्स की फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। वैसे ही आपका एंगल डबल हो जाएगा 5 बाय 2 का 5 2, यहाँ पे 2 थीटा होता था वहां पे 5 होता है। याद रखना, ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, मैथ्स ग्रुप वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ। ये फॉर्मूला यहाँ से बनाई है। अभी आपको यहाँ पे वो आउटसाइड निकल गया, 1 का एवरेज और cos 5 का एवरेज। आपको याद करवा दूं, एवरेज इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4I0 बाय 2 इज 2I0। 1 का एवरेज 1 होता है, जो भी वैल्यू है, सपोज 2 है तो उसका एवरेज 2 रहेगा, 3 है तो उसका एवरेज 3 रहेगा, और cos 5 का एवरेज ओवर वन पीरियड इज 0 हो जाएगा। बिकॉज कॉस का ग्राफ मैंने ऐसा आपको सिखाया 7 चैप्टर में, कॉस का वन पीरियड में जितना पार्ट अबव द एक्सिस होता है इतना ग्राफ का बिलो पार्ट भी होता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओवर वन पीरियड इट विल बी 0। ये आपको मालूम है, वन पीरियड में कॉस की वैल्यू ओवरऑल 0 होती है, बिकॉज जितना पार्ट अबव द एक्सिस है इतना पार्ट उसका बिलो द एक्सिस रहेगा, और ओवर वन पीरियड उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी यहाँ पे सब जगह पे आपको इंटेंसिटी 2I0 मिलेगी। यहाँ पे आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई जगह पे 4I0 मिला, फिर कोई जगह पे 0 मिला, बिकॉज ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेज उसका फेज डिफरेंस ऑलवेज वेरी होता है। वहां पे ऐसी फिनोमिना होती है, हमारी रूम में ऐसी फिनोमिना होती है। हमें कोई जगह पे लाइट ज्यादा मिली कम मिली ऐसा कुछ नहीं होगा, हर जगह पे हमें एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये आपको लिखना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप अच्छी तरह समझते जाओ पहले।
चलो ये हो गया प्रणव, 10 हो गया। minutes. सर ओके, 1 मिनट। वेद तू चल रहा है। हो गया है सबका? तो एक क्वेश्चन ऐसा है, सोडियम लैम्प आपको 2 दिए गए, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, तो उसका आंसर है नो। तो हम सेम कंपनी का लाएंगे, फिलिप्स का, ये 2 बल्ब, और दोनों यहाँ पे कॉन्सेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको हर एक जगह पे इंटेंसिटी 2i मिलेगी, 2i0 मिलेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका मीनिंग ये है, यहाँ से जो वेव्स निकलते हैं, जो फिलामेंट होती है, वो तो आपको मालूम है बल्ब में फिलामेंट होती है, उसको हीटिंग मिलता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लिबरेट करती है हीट एनर्जी, और हीट वो कलर में आती है, रेड कलर में। तो हमें रेड कलर मिलता है, व्हाइट कलर में आती है तो व्हाइट कलर व्हाइट मिलता है। तो ये हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसका जो हमें एक्साइटेड लेवल है ना, कहाँ पे रखना है, वो डिसाइड करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ कलर गेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ही कलर, रेड और व्हाइट, हम डिफरेंट टाइप ऑफ कलर यहाँ बल्ब से क्रिएट कर सकते हैं, और उसके डिफरेंट कलर भी बना सकते हैं। पर उसमें क्या है कि ये सब बल्ब ज्यादा बिकते नहीं है, बाजार में मिलते नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जब प्रोडक्शन करती है तो 1-2 नहीं बल्ब बनाती है, बहुत सारे बनाती है। तो आपको जो कलर चाहिए वो कलर का आपको मिल सकता है। पर उसमें क्या होता है कि यहाँ से जो एमिट होता है ना वेव्स, उसकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो वैरी होती है। यानी किसी के पास कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ऐसा कुछ होगा नहीं, सब पे एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि करीब 10⁻⁹ सेकंड में उसका फेज डिफरेंस चेंज हो जाता है, अंडरगोइंग फेज डिफरेंस चेंज। यानी इतना जल्दी फेज डिफरेंस चेंज होता है ना, कि सब जगह पे आपको एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी, आपको कभी भी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिल पाएगा। तो प्रणव, तुम्हें रीड करना पड़ेगा कि वो पेज नंबर है 136, वो रीजन है ना वो। If you illuminate two pinholes using two lamps, the interference pattern will not be observed. Explain. Make two small holes close to each other on the cardboard and illuminate the holes with two sodium lamps and placing the screen behind it. We will not see the bright and dark points of interference. This is shown in figure. If two sodium lamps in the figure illuminate the two pinholes S1 and S2, then the intensity is added and the interference points will not be seen on the screen. ओके, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज, 2 बल्ब है तो 2i0 इंटेंस, 3 बल्ब है 3i0, 4 बल्ब है 4i0। यहाँ पे आई स्क्वायर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, जैसे वहां पे क्या है कंस्ट्रक्टिव रहा है, तो 2 बल्ब है 2 स्क्वायर इंटू i0 4i0, 3 बल्ब कॉन्सेंट हो रहा है तो 3 स्क्वायर इंटू i0, कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और यहाँ पे तो क्या होगा, सिंपल, 2 का है 2i0, 3 का है 3i0, तो इंटेंसिटी ऐसी हो जाएगी। और वहां पे 3 कवरेज मिलेंगे, 3 ऐसा सोर्स होगा तो उसका 3 का स्क्वायर i0,
यानी 990 इंटेंसिटी मिलेगी, वो हमारा कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सिंपल मिलने वाला है बिकॉज ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेस। आगे Because the light wave emitted from a sodium lamp undergoes abrupt phase change in time of the order of 10 raised to minus 9 seconds. Thus, the light waves coming out from two independent sources of light will not have any fixed phase relationship. So, this source is incoherent. And from the incoherent source, the screen intensity will be added to each other. So, the screen will only appear bright. ओके, यानी पूरा स्क्रीन ब्राइट ही रहेगा, उसमें कभी आपको इंटेंसिटी कम ज्यादा कहाँ पे भी दिखाई नहीं देगी। इट इज इनकोहेरेंट सोर्सेज है, इसलिए इनकोहेरेंट सोर्सेज में उसका फेज डिफरेंस हर बार चेंज होता है, हर प्लेस पे चेंज होता है, therefore it is incoherent sources। तो अभी कोहेरेंट सोर्सेज प्रैक्टिकली सबसे पहले कौन किसने देखे होंगे, तो वो थॉमसन था। तो आपको एक बात बता दो कि थॉमसन वो साइंटिस्ट नहीं था, कोई डॉक्टर था, और वो हर रोज सुबह में करीब 7 o'clock वो जो हट में रहता था वो वांस की थी, हमारे वहाँ पुराने घर ऐसे थे ना, वांस के होते थे, उसको बीच में बांध करके बांध दिया जाता है, बीच में डोरी लगा के, और वो पूरा हट तैयार किया जाता है। तो हर सुबह में वो नहाने के बाद अपना टुवाल बाहर लटकाने के लिए जाता था। तो उसने देखा कि 2 लकड़ी है, उसके जो इमेज है उसको बहुत सारी यहाँ पे मिल रही थी टुवाल पे। तो उसने सोचा कि ये बहुत सारी ऐसी फ्रिंजेस क्यों मिल रही है, तो वो वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा था कि एक की जगह पे उसको बहुत सारी ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अकेला खड़ा हूं तो मेरा एक ही परसेप्शन होना चाहिए, बहुत सारे नहीं होने चाहिए, पर यहाँ पे 2 थे तो 2 की जगह पे वहां पे उसको बहुत ज्यादा दिखाई दिया। तब उसने ऐसा सोचा कि ये फिनोमिना डिफरेंट टाइप के, बाद में उसको पता चला इट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस का उसने प्रैक्टिकल दूसरा एक बनाया, वो आपको आज समझना है। तो प्रैक्टिकली उसने कैसे कोहेरेंट सोर्स बनाया, तो वो आपको वो उस टाइम पे उसने सन रेज को ही व्हाइट लाइट ली थी। सन का सुबह में जो लाइट होता है ना, वो सिंगल लाइट होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। वापस 10-15 मिनट के लिए ज्वाइंट होना है बस। अभी तो 7 o'clock भी नहीं बजे होंगे, 7 o'clock हुए, 7 पार हो गए, तो 7:10 10-15 मिनट, ओके 10-15 मिनट के लिए ज्वाइंट होना है।